कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रुमकी और जतरू भाई बटले बहुत बहुत जोहार किसान मन। तो आप कैसे हैं? एकदम बहुत नगद। और अपन बताओ। मैं तो बिल्कुल बहुत अच्छी हूँ और हमारे जो किसान बंधु हैं वो भी काफ़ी बढ़िया होंगे। एकदम एकदम सही कहली रो रे। और बढ़िया तो रहना जरूरी है, कारण है कि हमारे के कार्यक्रम के आगे लेके भी तो है। जी हाँ, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबा गुलरेज। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। कृषि विभाग देगा किसानों को कृषि सलाह। अनगढ़ा प्रखंड के टाटी में मकई बीज का वितरण। आज हमारे साथ हैं सफल महिला किसान शुकर मनी। और अब समाचार विस्तार से। कृषि से संबंधित विकास के अधिकारियों को राज्य के कृषि सचिव ने निर्देश दिया है कि किसानों को हर हाल में कृषि सलाह उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान करें। उनके बीच 10 साल से कम अवधि की उन्नत किस्मों का प्रचार प्रसार करें। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित नई तकनीकों की जानकारी समिति को दें। समिति इसे किताब के रूप में छापकर किसानों के बीच बांटेगा। इसके अलावा उन्होंने ऊपरी जमीन पर धान की जगह दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ावा देने का निर्देश दिया। पिछले दिनों अनगढ़ा प्रखंड के टाटी गांव में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वेलफेयर सोसाइटी की ओर से किसानों के बीच निःशुल्क मकई बीज का वितरण किया गया। इसके अलावा मौके पे मौजूद किसानों के साथ एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। किसान संगोष्ठी में ग्रीन कार्ड की ओर से किसानों को मकई की उन्नत खेती से संबंधित विभिन्न विषयों की जानकारी दी गई। टमाटर फसल में सफेद मक्खी के प्रकोप से पत्ते सिकुड़ जाते हैं। बचाव के लिए किसान सबसे पहले रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर खेत से दूर जमीन में गाड़ दें। उसके बाद फसल पर मोनोक्रोटोफास या मिथाइल डेमोटोन दवा से बने घोल का छिड़काव करें। टमाटर फसल में सफ़ेद मक्खी पौधों की पत्तियों पर हमला करते हैं। इसके प्रकोप से पत्तियां सिकुड़ने लगती है। ये कीट फसल पर बहुत तेजी से फैलता है। त्वरित बचाव के उपाय न किए जाएं तो ये पूरी तरह फसल को बर्बाद कर देता है। सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के संबंध में हमारे वैज्ञानिक की सलाह है। अभी जो किसान भाई टमाटर लगाए हुए हैं जिसकी वनस्पतिक बढ़वार हो रही है, तो ऐसी समय में देखा यह जा रहा है कि टमाटर के पत्ते सिकुड़ से गए हैं। तो वो एक तरह से एक बीमारी है जो कि कीटों के द्वारा फैलाई जाती है, सफ़ेद मक्खी के द्वारा। जिन किसान भाइयों के खेत में अगर वो इस तरह का दिख रहा है पौधा, तो उसे उखाड़ करके तुरंत वो ज़मीन में गाड़ दें, वरना उस बीमार पौधे को कीट खा करके स्वस्थ पौधे में खाएगा तो बीमारियाँ फैलेगी। और किसान भाई को मैं बताना सलाह यह देना चाहूँगा कि बाज़ार में एक दवा उपलब्ध है मोनोक्रोटोफास या मिथाइल डेमाटोन। उसकी 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला करके आप उसको ज़रूर निश्चित रूप से छिड़काव करें, ताकि इस बीमारी से को बढ़ने से रोका जा सके, क्योंकि इससे कीट नियंत्रण हो जाएगा। कीट ही जो है बीमारियों के बढ़ने में सहायक होती है और इस प्रकार किसान भाइयों को काफ़ी लाभ होगा। जो किसान खरीफ मौसम में तिलहन फसल सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं वो 20 जून से बुआई शुरू कर दें। इस फसल से अच्छी उपज लेने के लिए बिरसा सोयाबीन 1, बिरसा सफ़ेद सोयाबीन 2 या JS 335 नामक उन्नत प्रभेद का चयन कर सकते हैं। खरीफ मौसम में सोयाबीन की खेती करने के इच्छुक किसान बुआई के वक्त कतार से कतार के बीच 45 सेंटीमीटर की दूरी रखें। 75 से 80 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। सोयाबीन के बेहतर उत्पादन के लिए बिरसा सोयाबीन 1, JS 335 या बिरसा सफ़ेद सोयाबीन 2 लगाएं। लाह उत्पादन के मामले में झारखंड देश का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। लाह की खेती में टहनियों से लाह छुड़ाना सबसे मशक्कत भरा काम है। किसान भाई इस काम को आसानी से संपन्न करने के लिए दांव एवं दाउली का उपयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 8 किलोग्राम प्रतिदिन है। आइए सीधे चलते हैं उस महिला किसान के पास जो खेती में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की जीवंत उदाहरण है। मेरा पिताजी खेती करते थे, हम लोग भी करते हैं खेती। यहाँ ससुराल ने भी आके विकास करके बाल बच्चा को पढ़ाते हैं, सब अच्छा सा परिवार रहते हैं, खाते पीते हैं। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए।
रांची का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2150 रुपये से 2300 रुपये, चावल मध्यम 2500 रुपये से 2600 रुपये, चावल उत्तम 3500 रुपये से 3600 रुपये, गेहूँ 1700 रुपये से 1800 रुपये, चना 3300 रुपये से 3400 रुपये, दाल अरहर 5500 रुपये से 6400 रुपये, दाल मसूर 4800 रुपये से 5100 रुपये, दाल चना 3400 रुपये से 3500 रुपये, सरसों तेल 9000 रुपये से 9400 रुपये, चीनी 3400 रुपये से 3500 रुपये, आलू 1200 रुपये से 1400 रुपये और प्याज 1000 रुपये से 1100 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। एखन देखत रही किसान मन हमरे कृषि समाचार और कृषि समाचार कर तहत में हमरे मन जान ली बहुत बढ़िया बढ़िया तकनीक के बारे में, मौसम के जान ली और साथ ही मंडी का क्या भाव रहेगा इसके बारे में हमने पूरी जानकारी ले ली। एकदम और एकदम। अब बारी है जानकारियों की, लेकिन जानकारी देने से पहले लेंगे यहाँ पर। जी हाँ, ये लो और बताओ। बस अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। विराम कर बाद एक धाव सब किसान मन के फिर से हमरे मन दुयो बटले बहुत बहुत जोहार है। स्वागत है कार्यक्रम में रोड मन कर। और आज की जो पहली वाली जो जानकारी हम लेकर आए हैं वो है धान के विषय में। एकदम। तो देखो धान फसिल में क्या है कि हमरे मन जे खाद कर प्रयोग करेला, गर्मी कर मौसम है एकर में हमरे धान कर खेती करेला, तो एकर में है कि विभिन्न तरह का खाद कर हमरे मन प्रयोग करेला। तो खाद कैसे हमरे मन के देना है, हाँ, किस मात्रा में देना है, कौन सा खाद देना है, ये सारी जानकारी आज हम आपको दिलाने वाले हैं। और रहना बहुत जरूरी है एकर जानकारी। तो हमरे मन के जानकारी देवें विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील झा सुमन। रबी का मौसम समाप्त होने वाला है और खरीफ की नया मौसम सुहाना आने वाला है। ऐसे में धान की खेती जो करना चाहते हैं उनके लिए धान में कौन कौन सी उर्वरकों का प्रयोग करें और कितनी मात्रा में प्रयोग करें, इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुशील झा सुमन जी। धान की फसल जो लगाने जा रहे हैं हमारे किसान भाई, तो सबसे पहले जो होता है कि क्या कौन कौन से खाद डालेंगे, तो धान की फसल में कौन कौन से खाद हमारे किसान भाई? हाँ, मैं किसान भाइयों को बताना चाह रहा हूँ कि धान की फसल में मुख्य खाद जो है वो नाइट्रोजन है, नेत्रजन, स्फूर और पोटास। नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटास, ये तीन खाद जो है मुख्य रूप से डाले जाते हैं। और धान की फसल में
ये खादों के अलावा थोड़ा सल्फर भी डाल जाते हैं, कुछ मैंगनीज भी डाल जाते हैं, और तरह के सब 16 एलिमेंट, धान में 16 एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है, खाद की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मुख्य 3 ही है, नाइट्रोजन, स्फूर और पोटास। तो अब हमारे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो ज़मीनों का जो है 3 कैटेगरी में बांटा गया है। जी हाँ, जी हाँ। वैसे में अगर हमारे किसान भाई अगर जो ऊपरी ज़मीन या टाँड़ ज़मीन में खेती करते हैं, उसमें कितनी मात्रा में खादों का या उर्वरकों का प्रयोग करेंगे? हाँ, मैं किसान भाइयों को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं किसान भाइयों को बताना चाह रहा हूँ, जो ऊपरी ज़मीन या टाँड़ ज़मीन जिसको कहते हैं, उसमें खादों की मात्रा जो है वो नाइट्रोजन, स्फूर और पोटास की मात्रा, जो अनुपात जो है उसका 60-40-20, 60 केजी नाइट्रोजन, 40 केजी स्फूर और 20 केजी पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग उसमें डालते हैं। तो ये तो बात हो गई टाँड़ ज़मीन के लिए। अब मध्यम ज़मीन में जो हमारे किसान भाई खेती करने चाह रहे हैं या जो करते रहे हैं, उनके लिए खादों की मात्रा क्या होनी चाहिए? हाँ, मैं किसान भाइयों को बताना चाह रहा हूँ, जो मध्यम ज़मीन में खेती करने के लिए, जिसको दोन 3 और दोन 2 कहते हैं, उसमें हम लोग मात्रा में परिवर्तन कर देते हैं। जो 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम पोटास और 20 किलोग्राम पोटास हम उस खेत में डालते हैं मध्यम ज़मीन के केस में। तो इसी प्रकार जब आता है कि एक निचली ज़मीन होती है जिसमें कि पानी की मात्रा अधिक समय तक रहती है और अधिक रहती है, वैसे में हमारे किसान भाई उसमें खाद का कितनी मात्रा डालें? हाँ, मैं किसान भाइयों को बता रहा हूँ, जानना चाह रहा हूँ, जो निचली ज़मीन जिसको जोन 1 भी कहते हैं, जोन 1 भी कहते हैं, उसमें खाद की मात्रा थोड़ा ज़्यादा सा खाद की मात्रा हम लोग डालते हैं। जैसे 160 उसमें है 120:60:40। इसका मतलब ये हो गया जो 120 ग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, 60 ग्राम फॉस्फेट प्रति हेक्टेयर जिसको स्फूर कहते हैं, और 40 ग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर डालने से हम लोग उसमें रिकमेंड करते हैं किसान भाइयों के लिए। ये अनुशंसा हम लोग, यदि हम 100 ग्राम पोटास डालते हैं तो पोटास में 60% पोटेशियम रहता है। तो म्यूरेट ऑफ पोटास यदि 100 ग्राम हम डाल रहे हैं खेत में, इसका मतलब है जो 60 किलोग्राम पोटास ही हम खेत में डाल रहे हैं। तो उसका अनुपात है, सिंगल सुपर फॉस्फेट है, सिंगल सुपर फॉस्फेट में यदि 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट हम खेत में डालना चाहते हैं तो उसके लिए मात्र 16 ग्राम जो है सिंगल सुपर फॉस्फेट 16 ग्राम उसमें डालते हैं। 16 किलोग्राम उस रेशियो में, डिफरेंट रेशियो में जो है वो फर्टिलाइज़र का रिकमेंड हम लोग करते हैं। अब एक सवाल हमारे किसान भाइयों के जहन में आता है कि कौन सा धान, मतलब किस्मों की अगर बात करें तो किस किस्म में कितनी उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है? नहीं, बताना चाह रहा हूँ मैं किसान भाइयों को, जैसे हाइब्रिड धान है, जैसे 64-44 प्रो एग्रो हाइब्रिड धान है, उसमें उर्वरक की मात्रा हम लोग ज़्यादा डालते हैं। अब बाकी जो धान है, जैसे जो टाँड़ ज़मीन में जो हम वैरायटी लगाते हैं, बिरसा 108, एक बिरसा 109, जो टाँड़ ज़मीन में लगाते हैं, तो टाँड़ ज़मीन के प्रभेद में खादों की मात्रा कम होती है। मध्यम ज़मीन में खादों की मात्रा, इसका कोई भी वैरायटी लगाएं तो उससे ज़्यादा हो जाती है। और निचली ज़मीन में जैसे जोन 1 है, उसमें यदि हम खादों की मात्रा डालते हैं वो सबसे ज़्यादा हो जाए। वो जो भी हो, या हाइब्रिड हो या जनरल वैरायटी हो, तो वैरायटी वाइज जो है खादों की मात्रा नहीं की जाती है। ज़मीन के तरह, 3 तरह की ज़मीन में 3 तरह के धानों का खादों का उपयोग किया जाता है। तो अब एक सवाल आता है कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी आया है या जिसको शैवाल कहते हैं, तो उसका हमारे किसान भाई कैसे प्रयोग करेंगे और इसके क्या फ़ायदे हैं? हाँ, मैं किसान भाइयों को बताना चाह रहा हूँ, जो ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हिंदी में शैवाल कहते हैं, यदि 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से खेत में डालें तो
30 किलोग्राम नाइट्रोजन, अर्थात 30 किलोग्राम नाइट्रोजन के लिए कहने का तात्पर्य है 66 किलोग्राम यूरिया जो प्रति हेक्टेयर हम लोगों किसान भाइयों की बचत होती है। इसलिए ब्लू ग्रीन अलगी या शैवाल का उपयोग जरूर करना चाहिए, लेकिन खेत में थोड़ा सा पानी रहना चाहिए, तभी हम ब्लू ग्रीन अलगी का छिड़काव कर सकते हैं खेत में। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी और कितनी मात्रा में कौन सी खेतों में उर्वरकों का प्रयोग करेंगे जिससे कि आपकी धान की फसल ज़्यादा लहलहाएगी। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाई। आप उम्मीद करते हैं आपको ये धान वाली जानकारी काफ़ी बढ़िया लगी होगी। अब आप भी जो खाद अपने खेतों में डालते हैं, खास करके धान के खेतों में, तो किस मात्रा में डालना है, कौन सा खाद डालना है, इसकी पूरी जानकारी अब हो चुकी है। है। और देखो दोसर जानकारी हमरे मन देव किसान, लेकिन उकर से पहले हमरे बनी छोटा सा संदेश के देख ले। प्रणाम मास्टर जी। हाँ, प्रणाम प्रणाम। क्या बात है बिरजू, बहुत उदास नजर आ रहे हो? हाँ, शहर कमाने जा रहा हूँ, नहीं तो खाऊंगा क्या? मगर तुम्हारे पास तो काफी जमीन है। मगर सब बेकार मास्टर जी। बरसात में भगवान भरोसे थोड़ा बहुत खेती हो जाता है, बाकी दिन तो खेत परती ही रहता है ना, और खेतों को तो भरपूर पानी चाहिए। अरे बिरजू, पानी खेतों को नहीं, फसलों को चाहिए। मतलब ये कि सूक्ष्म सिंचाई विधि अपनाकर यदि सिंचाई की जाए तो 30 से 50% पानी की बचत की जा सकती है। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति ये क्या है? सूक्ष्म सिंचाई पद्धति यानी टपक विधि या स्प्रिंगवेल सिस्टम। मगर देखो बिरजू, अगर मगर कुछ नहीं, किसानों के लिए सरकार के द्वारा अनुदान और बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। सच? सच, 100% सच। और खुशियों की गारंटी। बहुत बढ़िया संदेश हमने देखा कि जल बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकदम और खास करके एखन गर्मी कर जो मौसम है, इकर में हमरा मन कर पानी के बचाए के रखना बहुत जरूरी है। और खेती बाड़ी में खास करके पानी का तो दरकार लागबे करेला किसान मन। तो अब हमरे मन के दूसरी जानकारी दे दो। और दूसरी जानकारी हम क्या लेकर आए हैं? देखो किसान मन हमरे मन जे सब्जी कर खेती करीला, अन्न कर खेती हमरे मन करीला, फल की खेती करते फल कर हैं। भी खेती हमरे मन करीला। तो फल कर खेती में आम खासकर जे एखन मौसम है सीजन में काफी पाया जाता है, तो फल का राजा भी कहल जाएला इके। तो आम कर जैसे हमरे मन अगर बगीचा लगाए ही फल है, उकर में देखिला कि छोटा छोटा कीड़ा और लग जाएला ऊपर में, फल मक्खी जो लग जाती है, उससे बहुत नुकसान भी होता है। तो कैसे हम इससे बच सकते हैं? हमारे किसान भाई जो खेतों में अपने जो पेड़ों पे जिनके अच्छे से आम के फल लगे हुए हैं, वो कैसे इन मक्खियों से इसका बचाव कर सकते हैं, इसकी जानकारी हम देंगे आज। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर जयपाल सिंह चौधरी। मौसम है गर्मी का और अभी आ चुका है फलों का राजा आम। लेकिन जो भी हमारे किसान भाई आम की खेती करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या आ गई है। पेड़ से फल सड़कर गिरने लगते हैं, या बाज़ार में भी जो आम आते हैं वो सड़े हुए होते हैं। तो किसान भाइयों, आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं फल मक्खी के बारे में। तो जिसकी अधिक और विशेष जानकारी देंगे, हमारे साथ हैं डॉक्टर जयपाल सिंह चौधरी सर। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि फल मक्खी जो आमों में भी लग रही है वो क्या है? जैसे आपने बताया कि आम, हम देखते हैं कि आम खेत में भी किसान भाई जैसे देखते हैं कि उनके बगीचे से फल झड़ करके नीचे गिरते हैं। और उसके बाद में हम देखते हैं कि आम जैसे ही मार्केट में आता है, उसको जो खाने वाले लोग होते हैं, एक जैसे ही ला के रखते हैं, पहले दिन में सड़ना शुरू कर देते हैं। और जो सड़ा हुआ काफ़ी देखते हैं काफ़ी सड़ जाता है और उसको हमें फेंकना ही पड़ता है। अगर हम उसमें काट के देखते हैं तो एक सफ़ेद रंग का बहुत छोटा सा पिल्लू हमें दिखाई देता है। यह पिल्लू जो है, उसका मैगट जिसको हम बोलते हैं, लार्वा जो है, ये फल मक्खी का लार्वा होता है। यह हम आमतौर पे हम जैसे देखते हैं किसान भाई इसका नियंत्रण करने के लिए बहुत कम सोचते हैं। देखते हैं कि खूब सारे फल गिरते हैं। हालांकि फल गिरने के और भी कई कारण है कि आम में जैसे अगर पोषक तत्वों की कमी है, सिंचाई अगर हम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, ये भी कारण हो सकते हैं। लेकिन झारखंड के जैसे हम काफ़ी सर्वे करने पे हम ये देखे हैं कि जितने भी बगीचे हैं उसमें 20 से 30% जो फ्रूट्स हैं वो जिनके पीछे गिरने का कारण ओनली फल मक्खी है। फल मक्खी जो ये मक्खी मटमेले रंग की एक जो मक्खी होती है, जो उसके अंदर अंडे दे देती है। अंडे देने की वजह से फल मुलायम होता है, जिसे अध पक्का बोलते हैं। आधा पका हुआ रहता है और आधा अच्छा वैसे के वैसे रहता है। तो इस अध पक्के फल हैं वो काफ़ी झड़ के गिरते हैं।
तो इसकी वजह से हम जैसे बताया कि 20 से 30% तक नुकसान होता है। ये तो इसका डायरेक्ट जो जिसको नुकसान बोल रहे हैं ये नुकसान हुआ है। इनडायरेक्टली भी हम देखते हैं कि जहाँ पे जो फल मक्खी है, जहाँ जिस फल में अंडे दे देती है, अंडे देने के लिए होल बनाती है सुई जैसी, जिसके पीछे इसकी आकृति होती है, जिसको ओविपोजिट्रम बोलते हैं। ये फल मक्खी जैसे ही आपका जो फल है नींबू की साइज़ का, जैसे हम देख रहे हैं इस साइज़ का जो फल है उसमें सबसे ज़्यादा प्रीफर करता है अंडे देने के लिए, यहीं से अंडे देती है। तो जहाँ अंडे देने के लिए जो स्थान इसने जो स्थान चूज किया है, जहाँ ओविपोजिटर अंदर एंटर किया है, उस जगह पे वहाँ पे देखते हैं कि बहुत पहले काले रंग का एक धब्बा शुरू होता है जो बाद में बढ़ता जाता है, और अगर हम फल को ला करके रखते हैं तो पूरा फल काले रंग का होकर के झड़ जाता है, सड़ जाता है। जो सड़ा हुआ फल है जिसमें एंथ्रेक्नोज बीमारी होती है, वो एंथ्रेक्नोज बीमारी इनडायरेक्टली फल मक्खी की वजह से ज़्यादा बढ़ जाती है फलों में। तो इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फल मक्खी के द्वारा बहुत ज़्यादा आम की फसल को नुकसान होता है। आम की फसल के साथ साथ हम देखते हैं अमरूद है, अपना सतालू है, और इसके जो बेल है ये फल भी इससे काफ़ी सड़ते हैं जो फल मक्खी के आक्रमण से। लेकिन हम आम में अगर बात करते हैं तो इससे ज़्यादा आप जो डायरेक्टली हम देखते हैं, इनडायरेक्टली हम देख रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई जानना चाहेंगे कि इस फल मक्खी का जीवन चक्र क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि फल मक्खी का जीवन चक्र, जब तक अगर किसान भाई जानेंगे नहीं कि इसका जीवन चक्र लाइफ साइकिल है वो कैसे चलती है, क्योंकि जो कीट होता है उसकी लाइफ साइकिल बहुत जटिल होती है, जीवन चक्र बहुत जटिल होता है। जैसे कि मैंने बताया कि जो मटमेले रंग की चमकीली मक्खी होती है, जो घरेलू मक्खियाँ होती हैं उसी कलर की होती है, उतनी बड़ी साइज़ की होती है, लेकिन चमकीले रंग की होती है। वो मक्खी फल के अंदर अंडे देती है, मादा मक्खी फल के अंदर अंडे देती है, जहाँ से अंडे अंदर से अंडा, अगर आपने अंडा अंदर दे दिया है उसके बाद में सड़ता है फल और नीचे गिर जाता है। अंडे दिए हुए फल जो नीचे गिरते हैं उसमें 15 से 20 दिन तक वो जो पिल्लू है उसी के अंदर खाता रहता है और फिर बाहर निकलता है। बाहर निकल के ज़मीन में जहाँ नम मर्दा होती है उसमें जाकर के सुसुप्त अवस्था में चला जाता है। सुसुप्त अवस्था से वो भी 5-10 दिन तक वहीं रहता है, जो मोस्ट सॉइल है, नम मृदा है, उसमें रहेगा। उसके बाद से वो प्रोड फिर से निकलता है और वापस आपके आम के अंदर जो फल है उसमें फिर से अंडे देना शुरू कर देती है। तो हम देख रहे हैं कि पूरा जीवन चक्र फल में, ज़मीन में, और दूसरा जब जो जिसका प्रोड है, मादा मक्खी है, नर और मादा, वो हम देखते हैं कि डायरेक्टली कोई नुकसान नहीं करते हैं। लेकिन जैसे आम में अगर कई बार देखते हैं रस निकला हुआ है बाहर और फूल और फल लगे हुए हैं आसपास में, जैसे फूल लगे हुए हैं उनके ऊपर उसका चाटती रहती है, जिसको शर्करा, जिसमें मिठास होता है उसको चाटती है, लेकिन वैसे कोई नुकसान नहीं करती है ये फल मक्खी। तो इसलिए उसका जो जीवन चक्र है ज़मीन में, फल में, और उसके साथ साथ आसपास के फल और फूलों में उसका जीवन चक्र चलता रहता है। लेकिन जब उनके फसल में, उनके आम के बगीचे में फल मक्खी का प्रकोप आ चुका है तो उसके रोकथाम के लिए क्या करें हमारे किसान भाई? लेकिन जैसे ही फल सड़ के नीचे गिरता है उस सड़े हुए फल को आप उठा करके नष्ट कर दीजिए। या जैसे हम झारखंड में देखते हैं कि पिगरी का बहुत अच्छा स्कोप है, पिगरी में जो सूअर होते हैं उनको हम इस सड़े हुए फल को खिला सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करेगा, उसका एक अल्टरनेट हो सकता है और हमारा जो कीट है वो नियंत्रण बहुत अच्छे से होगा। दूसरा, और इसी के साथ में दूसरा यह है कि जैसे फल गिरा है उससे पिल्लू निकल करके ज़मीन में जा रहा है, जैसे हमने बात की है। अगर ज़मीन में कुछ उसको बार बार निकाई गुड़ाई करते रहते हैं, अगर उसकी जुताई करते रहते हैं, भुरभुरा करते रहते हैं, तो ज़मीन में जो अंदर छुपे हुए हैं वो बाहर आकर के सूर्य की तेज़ रोशनी से आपके जल जाएंगे, मर जाएंगे, उससे मक्खी नहीं निकल पाएगी। दूसरा तरीका ये हुआ। तीसरा है कि अगर जैसे ही मक्खियाँ निकली हैं, मैंने बताया कि वो मक्खियाँ गुड़ पे, जैसे जहाँ पे मिठास है वहाँ पे जाके बैठ रही हैं, तो उसके नियंत्रण के लिए हम विष चुग्गा बना सकते हैं। अगर हम उसको खाने के लिए गुड़ देंगे, शीरा देंगे, तो उस पे आकर के वो मिलेगी। अगर हम उसमें जैसे विष चुग्गा की बात किया हूँ, 1 किलो गुड़ को 10 लीटर पानी में मिला करके अच्छे से मिला लीजिए और मिला करके उसमें 10 ml नुआन या मैलाथियोन, दोनों दवाइयों में से एक को मिलाइए और जगह जगह पे बर्तन में डाल करके जगह जगह पे आप रख दीजिए या तने पे उस गुड़ के घोल को चिपका दीजिए। उस पे आके आपकी मादा मक्खियाँ मरेंगी। मादा मक्खियाँ मरेंगी तो संभवतः है कि आपका जो अंडे देने की क्षमता है वो कम होगी। इसके बाद में जैसे हम देख रहे हैं मादा मक्खियाँ, और इसमें सबसे अच्छा है कि मादा मक्खियाँ आकर्षित करती हैं नर को।
नर को आकर्षित करने के लिए एक विशेष केमिकल का प्रयोग करती है। ये केमिकल हम बाहर से यूज कर सकते हैं आर्टिफिशियली, जो मिथाइल यूजिनोल है, मिथाइल यूजिनोल और इथाइल एल्कोहल, ये 2 केमिकल्स हैं। अगर किसान भाई इसका प्रयोग करते हैं, मिथाइल यूजिनोल 4 ml और इथाइल एल्कोहल 6 ml और 1 ml उसमें नुआन या मेलाथियान मिला करके जो लकड़ी के टुकड़े होते हैं प्लाईवुड्स, उनको उस घोल में डुबो दीजिए और ये आपका एक फेरामोन ट्रैप का काम करेगा। फेरामोन ट्रैप है और इसको फल में ला करके आप लटका दीजिए इन ट्रैप्स को। और ट्रैप्स को लटकाने के लिए ध्यान रखिए कि 10 जो आपका एक अगर ओरचर्ड है उसमें 100 मीटर पे आप इस ट्रैप्स को लगाइए। लगाते रहेंगे तो नर आके उसमें आकर्षित होगा, संभवतः फिर मैथुन नहीं होगा और फल मक्खी जो मादा मक्खी है वो अंडे देने की कैपेसिटी उसकी बहुत कम रहेगी और अंडे कम देगी, तो उससे आपकी पॉपुलेशन जो है इन्फेस्टेशन है वो कम होगा। जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब ने आपको बहुत अच्छी जानकारी दी और उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर आप इनके अनुसार चलेंगे तो आपके जो फल मक्खी लगे वो रोकथाम भी होंगे। और डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाली जानकारी भी बहुत अच्छी लगी होगी और जानकारियों के पिटारे में आज इतनी ही जानकारी हम लेकर आए हैं। लेकिन हाँ, अब वक्त है हमारे जाने का। जाने से पहले एकदम पता बताए दो, जल्दी से लिख लीजिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। अब हमरे मन के जायक चाहिए और जायक से पहले रोमन के हम कहे खोजब कि भाई रोरे मन हमरे मन के अपन सुझाव लिख भेजो। रोमन का सुझाव का आसरा में हमरे मन बनल रहब। तब तक ले हमरे मन के आगे दो लगे तब चुहा।